और संधारियों, बालकों, बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए इस जिले के जो अभी आपको बहुत ही अच्छी शैली में समझा रहे थे सरदार पटेल के बारे में, ऐसे आपके लोकप्रिय मंत्री माननीय गिरीश यादव जी, आप सबकी लोकप्रिय सांसद और हमारी बहन श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे मित्र माननीय पुष्पराज सिंह जी, बदलापुर के विधायक और जिन्होंने बड़ी कृपा करके अपनी बात थोड़ा छोटा रखा, उनको माननीय रमेश मिश्रा जी, ऐसे तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ इस विधानसभा में इस यात्रा के आयोजन में, इस यात्रा के संकलन में संगठन के रूप में संगठन की तरफ से लगे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सरदार पटेल की जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके पीछे की जो भावना है, वैसे तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने हम सबको एक अखंड भारत दिया है, स्वतंत्र भारत दिया है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अखंड भारत के राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, उनको हम नमन करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी 150वीं जयंती पे। हमारे साथ आप एक बार सरदार पटेल के लिए बोलेंगे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भाइयों बहनों, सरदार पटेल ने जो किया उसका मैं थोड़ा सा, यहाँ बताया गया कि मैं गुजरात में नौकरी करता था, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको कहना चाहूंगा। बाकी बातें तो हमारे स्कूलों के वक्ताओं ने काफी कुछ किया है। मैं संयोग से उसी जिले में जिलाधिकारी नियुक्त हुआ था जिस जिले से वो आते हैं। गुजरात का खेड़ा जिला हुआ करता था, उन दिनों हमारे जिलाधिकारी रहते ही हमारी देखरेख में जिले का विभाजन भी हुआ, फिर उसमें से आनंद जिला बना, मैं आनंद जिले में का फिर जिलाधिकारी बना, और इस प्रकार अखंड उनके जिले का और उसके बाद उनका पैतृक मकान जिस भाग में आता है उस जिले का मैं जिलाधिकारी रहा। दो बातें हमारे मन को अभी भी बहुत स्पर्श करती है उनका जो कार्य था उसके बारे में। एक तो ये है कि आप सबको जानकारी होगी कि अपने स्वतंत्रता मिलने के पहले बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिसमें किसान भी शामिल होते थे, नौजवान भी शामिल होते थे, महिलाएं भी शामिल होती थी, पुरुष भी शामिल होते थे, और गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐसे हमारे तमाम जो स्वतंत्रता के सेनानी थे उन सबके नेतृत्व में इस तरह के आंदोलन चलते रहते थे, जिससे कि अंग्रेजों को झटका लगे, अंग्रेज घबराए, अंग्रेज डर करके छोड़ करके हमारे भारत को बाहर जाए, अपने देश में जाए। उसी कड़ी में एक खेड़ा सत्याग्रह का नाम बहुत चर्चित है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। मैंने प्रत्यक्ष जिलाधिकारी रहते हुए संयोग से एक बार उसी गांव में गया, और फिर बाद में उन सभी गांव में मैं अपनी प्लानिंग करके मैं सभी गांव में लगभग घूमा, तो अंग्रेजों ने लगान लगाई थी। लगान मतलब जो राजस्व होता है वो लगाई थी, और उसका विरोध सरदार पटेल के नेतृत्व में वहां के किसानों ने किया था। और मैं जब डीएम था तब भी उस समय के कुछ बुजुर्ग जिंदा थे, और उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा गांव, और ऐसा एक गांव नहीं, ऐसे दर्जनों गांव थे जो सरदार पटेल के नेतृत्व में कहे कि हम लगान तो तुम्हारा नहीं देंगे, अंग्रेजों की ये दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, हम भले अपनी जमीन से हमें बेदखल कर दो, भले हमारे गांव से तुम बेदखल कर दो। और लोग बताते थे कि महीनों अपने घर, बच्चे, परिवार, महिलाएं, जानवर ले करके वो पूरा का पूरा गांव जो है अपने खेत और जमीन छोड़ करके जा करके कहीं और महीनों रहता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कष्ट सह सकते हैं, हम यातना सह सकते हैं, अपने परिवार को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मनमानी हम नहीं चलने देंगे।
एक तो नजरा ये था। दूसरा, जब वो भारत के गृह मंत्री बने और उनको उसके भी पहले, जस्ट पहले जब भारत देश का आजादी का चल रहा था, उसी समय दूसरा जो मुझे वाकया याद है कि वो अहमदाबाद उन दिनों नगर पालिका हुआ करता था, अब तो नगर निगम हो गया है। उन दिनों नगर पालिका के वो किसी कमेटी में पहले चुने गए और उसके बाद वहां के महापौर भी चुने गए, वहां के मेयर भी रहे। आज भी अहमदाबाद नगर पालिका नगर निगम में वो दस्तावेज पड़े हुए हैं जिनको देख करके लगता है कि कितने दूरदृष्टि वाले थे सरदार पटेल जी। और आपको आश्चर्य होगा कि उन दिनों में जो सरदार पटेल ने अहमदाबाद नगर पालिका में जो काम किया 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, वो आज भी हम सबके लिए अनुकरणीय है। इतनी अच्छी उन्होंने पद्धति वहां अपनाने का व्यवस्था किया। तो इस प्रकार वो एक बहुत ही दीर्घदृष्टा थे, बहुत ही कर्मठ राजनेता थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सबको अखंड भारत मिला है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतने ही से पूरी नहीं हो जाती। कोई नमक आंदोलन सत्याग्रह हुआ, उसके विरोध में तमाम जो आंदोलन हुए, उसके पीछे की मूल भावना ये थी कि हम आज कष्ट सह लेंगे, आज हम थोड़ी यातना सह लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जीवन हम अच्छा करके जाना चाहते हैं। तो मित्रों, सरदार पटेल हो, पूज्य गांधी जी हो या अन्य ऐसे तमाम स्वतंत्रता के जो हमारे वीर थे, जो हमारे सेनानी थे, भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तमाम लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो, इन तमाम लोगों ने अपने अपनी जिंदगियां, अपनी अपनी जवानी न्यौछावर किया है। जेलों की काल कोठरी में फांसी के फंदे चूक करके इन्होंने अपने जीवन का अंत किया। वो इसलिए किया कि हम और आप अच्छे जीवन बिता सके, हम और आप आजाद भारत में खुले होकर के खुली हवा में सांस ले सके। अब देखिए, ही माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि किस प्रकार सरदार पटेल ने चाहे जूनागढ़ की रियासत रही हो, चाहे हैदराबाद के निजाम की रियासत रही हो, और ये इनके अत्याचारों से न सिर्फ भारत में उनको विलय कराया, न सिर्फ अखंड भारत का निर्माण किया, बल्कि वहां की जनता को उन रियासतों के अत्याचारी शासन से भी मुक्ति दिलाई। तो ये उनके पीछे की जो उनके आंदोलन थे, उनका जो बलिदान है, उसके पीछे की मंशा थी। अब हमारा आपका दायित्व शुरू होता है। हमारा आपका दायित्व ये है कि हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे कि लोग आपका भी नाम ले, हमारा भी नाम ले। और उसी कड़ी में मैं दिल्ली की अपनी प्रिय जनता से अवश्य ये कहना चाहूंगा। देखिए, हम भी इसी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। मऊ जिले में हमारा घर पड़ता है और मैं जब राजनीति में आया था तो मैं ये बात अक्सर कहा करता था कि पूर्वांचल जो है वो विकास की दौड़ में हमारे अपने राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी अन्य भागों से पीछे रह गया है। भारत में भी अन्य भागों से अब पीछे रह गए और उसके कारण में अगर आप जाएंगे तो सच मानिए उसके कारण में कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक सोच जो है उसके कारण है। अब जब लोकतंत्र का जो पर्व आता है, चुनाव आता है, तो हम लोग अपने हित को देखे बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बेहतर है, उसके बजाय हम छोटे छोटी बातों पर, छोटे छोटे विचारों में बंद करके अपने वोट को जाया कर देते हैं और उससे सुशासन की पद्धति नहीं हो पाती। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सरदार पटेल या पूज्य गांधी जी ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने बलिदान जो दिए, वो जिस भावना से दिए, ऐसे श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को, राजनीतिक सोच को मित्रों, भाइयों बहनों, बदलना पड़ेगा। और जो पार्टियां अभी जैसे कि मंत्री जी बोल रहे थे, मंत्री जी तो हमारे, अब उनको हम दोस्त कहें कि दुश्मन कहें समझे में नहीं आता है। वो इसलिए कि कितना भी पैसा अपने विभाग से इनको दे दे, जौनपुर में इनका कभी तिजोरी भरती ही नहीं है।
और हमेशा हमेशा आपसे मोहर फुलाए जाते हैं कि भाई मंत्री जी, अभी परसों परसों की बात है ना, परसों हमको पकड़ लिए फोन और इनका 5 बार फोन आता है तो मैं एक ही बार उठाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है किस लिए कर रहे हैं। और लगे लड़ने, मैं कहीं यात्रा में था कि भाई साहब जौनपुर से बड़ा अन्याय हो रहा है, जौनपुर को बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसे ही बगल में भाषण तो छोटा कर दिए लेकिन चिट्ठी की बड़ी लंबी रहती है। हमारे रमेश मिश्रा जी है बदलापुर के विकास के लिए, तो ये हमारा दायित्व है। सरदार पटेल और गांधी जी ने हमको भारत का स्वतंत्रता, राजनीतिक आजादी हमको दे दिया, लेकिन आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता अगर लानी है तो हमें अपने खुद कुछ करना पड़ेगा, हमारे नेतृत्व को करना पड़ेगा, हमारी जनता को करना पड़ेगा। अब फिर से आप ये मत सोचिए कि फिर से कोई गांधी जी आएंगे, फिर से एक सरदार पटेल आएंगे और आपको इस गरीबी की हालत से, गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाएंगे या हमारे आपकी सड़क बनवा देंगे, हमारे आपकी नाली बनवा देंगे, बिजली नहीं। ये सब आपको करना है और हम सबको करना है। और उसको करने के लिए देखिए एक बात मुझे समझ नहीं आती है, हमारे मऊ जिले का भी डिफेक्ट है, जौनपुर का बरौनी का डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट ये है कि मैं तो देख रहा हूँ, तो हमारी राजनीतिक उम्र तो कम है, फिर भी मैंने 2-3 चुनाव देखे और चुनाव में एक तो उपचुनाव हो रहा था। वो चुनाव ऐसे समय पे हो रहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दोनों जगह चल रही थी। सबको साफ साफ दिखता है कि किस पार्टी के नेता को, प्रतिनिधि, हमारे कैंडिडेट को हम जिताएंगे तो हमारी आवाज सरकार में पहुंचेगी। लेकिन नहीं, जनता ने एकदम ठान करके नहीं इसको हराना है। अरे भैया क्या मिल गया आपको? हराने के बाद सबका मुंह आजकल जो है गिरा रहता है कि तो हम ऐसे आदमी को जिता दिए जो सरकार में कुछ करा ही नहीं सकता, जिसकी सरकार में चलती नहीं, जिसकी सरकार है नहीं। पता नहीं कब का ख्वाब देख करके वो लोग बैठे हुए हैं, अनंत काल के बाद उनकी सरकार आने का वो लोग ख्वाब देख के चल रहे हैं। ऐसे आदमी को, ऐसे नेता को जिता के मिलता क्या है भाई? बदली भी वही करता है। मऊ में उसके उपचुनाव के बाद अंदर के चुनाव आए, लोकसभा आई, मालूम था सबको कि नरेंद्र मोदी जी फिर से बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, योगी जी रहने ही वाले हैं मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार रहेगी, मऊ का, मंडी का कुछ भला होगा। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि कृपा सरकार को हरा रही है। क्या काम है, क्या मिला आपको? ये हराने से, मंडी हराने से, जौनपुर हराने से, मऊ हराने से, घोसी हराने से पूर्वांचल की जनता को मिलता क्या है? ये मुझे अभी तक ये साथ अगर मंत्री जी समझ में आ जाए तो आपको भी समझाइएगा कि क्यों जनता जो है एक बैठी बैठाई सरकार के प्रतिनिधि को वोट देने में हम लोग क्यों चूक जाते हैं। और यही हमारे पिछड़ेपन का यही कारण है भाइयों बहनों। देखिए, मैं इसी मिट्टी का की औलाद हूँ, मैं भी इसी मिट्टी में, इसी जौनपुर से आते जाते प्रयाग में पढ़ता था, मऊ आजमगढ़ जाता आता था, हजारों बार मैं इस रोड पे आया गया हूँ। हम आपको, हमारे जौनपुर जिले में हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, हम आपके ही पास है, आपके ही भाग है, आपकी संतान है। इसलिए इस अधिकार के साथ मैं ये कह रहा हूँ, इस हक के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो सपना गांधी जी ने और सरदार पटेल ने देखा था उसको सच करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और वो सपना तभी सच होगा, विकसित भारत का सपना तभी सच होगा, विकसित मंडी का सपना, विकसित जौनपुर का सपना तभी सच होगा जब हम अपनी राजनीतिक सोच बदलेंगे। नहीं तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन चुके थे, गृहमंत्री बन चुके थे, अगर वो जूनागढ़ और निजाम की जो हैदराबाद की रियासत थी वो शामिल नहीं भी होती तो भी वो गृहमंत्री रहते और आराम से अपना जीवन पूरा कर लेते, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, राष्ट्र हित में वहाँ की जनता को इन आताइयों के हाथ से मुक्ति दिलाने के लिए भारत में उनका विलय करना जो है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका विलय करना जो है बहुत आवश्यक, इसलिए हमने किया। और यही बात हमको आपको सोचनी है कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी अपनी सोच बदलेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास जाएंगे और आज की व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में
किसी की जरूरत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि आपके ऊपर उंगली उठा करके देखते मित्रों। इसलिए आने वाले दिनों में हम सबको अगर उस भारत को देखना है, अगर सरदार पटेल के सपनों के भारत को देखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को देखना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों वाला विकसित भारत को अगर हमें देखना है तो हमें अपनी सोच, अपनी राजनीतिक सोच बदलते हुए अपने विकास के लिए, अपने गांव के, अपने नगर के, अपने गली के, अपने मोहल्ले के विकास के लिए हमें एकदम तत्पर रहना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि जैसा मैंने बताया कि आपके मंत्री जी, आपके विधायक जी हमेशा आपकी बातों को लेकर के, हमारे पास माननीय सीमा द्विवेदी जी आपकी बातों को लेकर के, पुष्पा सिंह जी भी जिला अध्यक्ष होने के नाते उनके पास भी लोग आते हैं। ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनकी मदद लेकर के आप अपने क्षेत्र का विकास करिए, आप अपने जिले का विकास करिए, ये हमारी शुभकामना है। सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस बात के लिए उन्होंने जेल की काली कोठरियों में अपने जीवन बिताया, बहुत से नौजवानों ने अपनी पूरी जवानी बिता दी, बहुत से लोगों ने फांसी के फंदे चुन लिए, उस सपने को तभी हम साकार कर पाएंगे जब हम सब अपने अपने गांव का, अपने अपने गली का ध्यान रखेंगे, विकास करेंगे। और जो भी गलत ताकतें हैं, जो भी सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को लूट करके दीमक की तरह चाट करके और अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपनी माफियागिरी चलाते हैं, उन सबको जैसे निजाम को खत्म किया सरदार पटेल ने, वैसे ही हम भी ऐसी ताकतों को खत्म करेंगे। ये अगर संकल्प हम लोग लेंगे तो यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब ने, मैं देख रहा था कि लगभग 4 किलोमीटर हम लोग चले होंगे और आप सब महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी लोग इतनी गर्मी में आप सब लोग इस यात्रा में, इतनी बात में